गुड मॉर्निंग। सीएमए इंटर पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग। आज पहला चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे। सारा एमसीक्यू चैप्टर वाइज होगा और डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूं, एकदम डायरेक्टली। देखिए, पहला जो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका एमसीक्यू करा रहा हूं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 1, जॉइंट कॉस्ट इज सुटेबल फॉर। जॉइंट कॉस्ट किस इंडस्ट्री के लिए सुटेबल है? आंसर होगा ऑयल इंडस्ट्री। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड इज सुटेबल फॉर। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड किस इंडस्ट्री के लिए सुटेबल है? स्टील इंडस्ट्री। बैच कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर। बैच कॉस्टिंग किसके लिए सुटेबल है? फार्मा इंडस्ट्री। फिर से सुनिए, ज्वाइंट कॉस्ट किस इंडस्ट्री के लिए सुटेबल है? ऑयल इंडस्ट्री। ज्वाइंट कॉस्ट ऑयल इंडस्ट्री के लिए। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड किसके लिए सुटेबल है? स्टील इंडस्ट्री। और बैच कॉस्टिंग किसके लिए सुटेबल है? फार्मा इंडस्ट्री। फिर से देखिए, जॉइंट कॉस्ट ऑयल इंडस्ट्री, प्रोसेस कॉस्टिंग स्टील इंडस्ट्री और बैच कॉस्टिंग फार्मा इंडस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है। आगे देखिए, कॉस्ट यूनिट ऑफ ए हॉस्पिटल इंडस्ट्री। हॉस्पिटल में क्या होता है? पेशेंट होता है। पेशेंट का किस बेसिस में यूनिट कैलकुलेट किया जाए? डेज बेसिस में, तो पेशेंट डेज होगा। या देखिए, कॉस्ट यूनिट ऑफ ए हॉस्पिटल इंडस्ट्री का कॉस्ट यूनिट क्या होगा? पेशेंट डे। कॉस्ट यूनिट ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या होता है? व्हीकल्स, जहां गाड़ी बिक्री होती है, व्हीकल्स इंडस्ट्री है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कॉस्ट यूनिट क्या होगा? नंबर ऑफ व्हीकल्स। याद रखिएगा, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में पेशेंट डे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नंबर ऑफ व्हीकल्स। कॉस्ट यूनिट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन में आपको पता है स्टूडेंट के ईयर बेसिस में होता है, तो कॉस्ट यूनिट फॉर एजुकेशन इज स्टूडेंट ईयर। डिप्रिसिएशन इज एग्जांपल ऑफ फिक्स कॉस्ट। याद रखिएगा, डिप्रिसिएशन वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, डिप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट है। ठीक है। टिकट काउंटर इन ए मेट्रो स्टेशन इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू सेंटर। टिकट काउंटर, मेट्रो स्टेशन में जो टिकट काउंटर रहता है वो क्या चीज का एग्जांपल है? रेवेन्यू सेंटर का एग्जांपल है। प्रॉफिट इज द रिजल्ट, प्रॉफिट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेरिंग फैक्टर्स। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? सेल्स माइनस कॉस्ट कर देते हैं तो प्रॉफिट निकल जाता है। तो प्रॉफिट में दो फैक्टर होते हैं, एक सेल्स होता है और एक होता है कॉस्ट। याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से सुनिएगा। ए रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इन विच ए मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट। मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट ओनली इज कॉल्ड कॉस्ट सेंटर। रेस्पॉन्स, कौन सा रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है जिसके लिए मैनेजर सिर्फ क्या चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? कॉस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल। मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल ओनली फॉर कॉस्ट, सो दैट इट इज कॉल्ड कॉस्ट सेंटर। फिर से ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इन विच ए मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल ओनली फॉर कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट सेंटर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्राइमरली कंसर्न विथ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या चीज से कंसर्न है? मैनेजमेंट से कंसर्न है। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टॉक आर वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली। कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टॉक का वैल्यूएशन किस बेसिस में होता है? कॉस्ट के बेसिस में। बस इतना याद रखिएगा। डैश कॉस्ट आर हिस्टोरिकल कॉस्ट विच आर इंकर्ड इन द पास्ट। याद रखिए, संक कॉस्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं, पास्ट कॉस्ट बोलते हैं, जो डिसीजन मेकिंग में यूज नहीं होता है। संक कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज नॉन रिकवरेबल कॉस्ट। तो यार, डैश कॉस्ट आर कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट, संक कॉस्ट आर हिस्टोरिकल कॉस्ट। डैश कॉस्ट आर नॉट कंसिडर फॉर डिसीजन मेकिंग। अभी बताए थे, संक कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग में नहीं लिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ठीक है। डेस एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में कौन सा एक्सपेंसेस नहीं इंक्लूडेड होता है? नोशनल। नोशनल एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट शीट। Which of the following is an example of functional classification of cost? Factory overhead is an example of functional classification of cost. Dash is anything for which a separate measurement of cost is required. Cost object is anything for which a separate measurement of cost is required. आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18. Differential cost is the change in the cost due to change in एक्टिविटी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। याद रखिए,
क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is applicable for cost control? It ends when the target are achieved. cost control कब खत्म कर देंगे? जब हम लोग का टारगेट अचीव्ड हो जाएगा। या देखिए इट्स एंड व्हेन द टारगेट आर अचीव्ड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स होता है वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव फॉरगोन। इसका मतलब समझिए, सपोज मैंने अपना घर खरीद लिया, तो जब मैं अपना घर खरीद लिया तो अब मैं रेंट नहीं दूंगा, भाड़ा का जो पहले जो भाड़ा का घर था उसका रेंट लगता, या मैं अपने घर में रहता या भाड़ा के घर में रहता, तो भाड़ा का घर का जो रेंट मेरा बच गया, वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव, जो अल्टरनेटिव ऑप्शन था उसका जो पैसा बचा मेरे पास, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव फॉरगोन मतलब अपने घर में रह रहे हैं तो भाड़ा का पैसा नहीं लगा, तो भाड़ा का जो पैसा था वही, अल्टरनेटिव ऑप्शन का जो पैसा था वो बचा, उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट मतलब स्पेसिफिक सिचुएशन में रेलिवेंट कॉस्ट लगता है, ये मैचिंग में आता है। रेलिवेंट कॉस्ट दिया रहेगा, आपको स्पेसिफिक सिचुएशन को लेना पड़ेगा। नोशनल कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट को ही नोशनल कॉस्ट बोलते हैं। नोशनल कॉस्ट मींस इंप्यूटेड कॉस्ट। आगे देखिए, ट्रू फॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल मींस द सेम थिंग, गलत बात है। कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल दोनों अलग अलग चीजें हैं। नोशनल कॉस्ट एंड इंप्यूटेड कॉस्ट मींस द सेम थिंग, अभी बताया था, एकदम ट्रू है। नोशनल कॉस्ट और इंप्यूटेड कॉस्ट दोनों एक ही चीज है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई ब्रांच नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है, याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रिकॉर्डेड इन द कॉस्टिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। कॉस्टिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को नहीं लिया जाता है। कन्वर्जन कॉस्ट आर रिकॉर्डेड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट कॉस्ट गलत बात है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ये फॉल्स लिखा हुआ है। मल्टीपल कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री, फॉल्स, याद रखिएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट और रेंडरिंग ऑफ सर्विस, एकदम ट्रू है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट और रेंडरिंग ऑफ सर्विस, ये ट्रू है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एकदम गलत बात है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रिंसिपल और कॉस्ट कंसेप्ट को यूज करके अपना कैलकुलेशन करता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। all store items such as lubricant oil, cotton waste etc is regarded as direct material cost, false है। इतना देखिएगा, आपके लिए इनफ है। थैंक यू।